चलो भाई, तो जितने लोग क्लास में जुड़ गए सबको नमस्कार। आज गुड मॉर्निंग बोल नहीं सकते क्योंकि क्लास रात में हो रही है गुड नाइट, और गुड नाइट बोलेंगे तो फिर आप लोग पता चले कि फिर स्वीट ड्रीम में स्लो मोशन में डूब जाओ, और स्लो मोशन में जब ड्रीम में डूब जाओगे तो मेरा पढ़ाना बेकार हो जाएगा। इसलिए आज की क्लास नमस्कार से ही चलाएंगे। चलिए, तो आज सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्लास का एजेंडा क्या है। आज के क्लास का एजेंडा रिवीजन का है, और रिवीजन आप लोगों की गलती के कारण ये हो रहा है, अदरवाइज तो रिकॉर्डेड लेक्चर आपके पास पूरे रहते हैं एप्लीकेशन में। लेकिन इस लेक्चर में पारिस्थितिकी और पारितंत्र का जो लेक्चर चल रहा था, इसके लेक्चर 10 की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई थी। क्वालिटी मतलब कि पढ़ाने की क्वालिटी कंप्रोमाइज़ नहीं हुई थी, जो पिक्चर क्वालिटी थी थोड़ी उसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था, क्लियर कट नहीं दिख रहा था। हालांकि इसके आगे सारे लेक्चर हुए हैं, सारे क्लियर हैं, लेकिन इसमें आपको बार बार इशू जा रही थी। कई लोगों ने बोला सर इसके में शब्द सही नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए इसका फर्स्ट पार्ट का तो हम लोगों ने रिवीजन कर लिया। अब सेकंड और थर्ड पार्ट का भी रिवीजन कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या पढ़ेंगे? पारिस्थितिकी व पारितंत्र के लेक्चर 10 के पार्ट 2 को इस लेक्चर में हम करेंगे केवल। और पार्ट 2 का लेक्चर क्या रहेगा? तो इसमें हमने 4 महत्वपूर्ण पदों की परिभाषा देखा था। 4 महत्वपूर्ण पदों की परिभाषा देखा था। अगर वो 4 महत्वपूर्ण पद आपको नहीं आ रहे हैं तो आप डेफिनेटली कभी भी अच्छे से पारितंत्र में उत्पादकता को नहीं समझ पाएंगे। तो पार्ट 3 में पारितंत्र की उत्पादकता है, लेकिन उत्पादकता से पहले हमको ये जो 4 पद हैं इनको जानना जरूरी है। ये 4 पद क्या क्या हैं? तो एक है जैव संश्लेषण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बायोसिंथेसिस। दूसरा पद है जैव अवनमन, या इसी को जैव अवक्रमण भी बोलते हैं, आगे अभी समझाऊंगा तो बताऊंगा। बायोडिग्रेडेशन बोलते हैं इंग्लिश में। और अगला है जैव भार, जिसको बायोवेट बोलते हैं। और अगला है जैव द्रव्यमान, जिसको बायोमास बोलते हैं। तो इन 4 पदों को पहले हम समझेंगे आज, और उसके बाद इस क्लास को आज रोकेंगे, और फिर एक दिन और रिवाइज जब करेंगे, संभवतः कल ही कर लेंगे, तो पार्ट 3 का अलग से रिवाइज कर लेंगे। उसमें उत्पादकता को मैं फिर से एक बार पढ़ा दूंगा, तो आप एप्लीकेशन पे जितने बार चाहें उतने बार देखेंगे। और उसमें आपको क्वालिटी का इशू के लिए जो हमें परेशान किए हैं, वो क्वालिटी के इशू से आपको दिक्कत नहीं जाएगी। चलिए, तो अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करते हैं तो अगले पेज पर देखते हैं। अगले पेज पर देखो, मैंने पहले से थोड़ा ये लगा लिया था कि यहाँ पर एक GIF में लगाया हूँ, प्ले भी कर देता हूँ 1 मिनट के लिए। चिकन, कुछ लोग देख के बड़ा खुश होंगे कि चलो चिकन की तो लग रहा है कुछ बात बनी। यहाँ पे देखिए, इस चिकन को ये बढ़िया मस्त खा रहे हैं चटकारे लेकर। इसका मतलब क्या है समझाऊंगा। और अगले पर भी GIF देख रहे हो, 2 लगाया गया है। एक है कि वो ये अब इनकी हालत ऐसी हो गई है, और देखो ये गिव अप कर दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, आपको नहीं छोड़ना है। और यहाँ देखिए, उसके बाद ये डांस कर रहे हैं। तो इन चारों लोगों में क्या एक दूसरे में कनेक्शन है, उसको हम समझेंगे, जो हमारे टॉपिक से ही है। बट पहले क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में भी आपको लिखना पड़ेगा। आज की क्लास में भी आप लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप बोलें कि रिकॉर्डेड से देख के लिख लेंगे, चाहे पहले का तो लिखे ही हैं। नहीं, फिर से आप लिखिएगा। खैर, पहला टॉपिक पे आते हैं हम लोग। पहले टॉपिक का नाम क्या है? जैव संश्लेषण। जैव संश्लेषण। और आज ध्यान से देख लेना, अगर आज कहीं क्वालिटी में दिक्कत जाए तो पेन बदल लेंगे, और नहीं तो फिर डबल से फिर नहीं पढ़ाने वाला मैं। जैव संश्लेषण, जिसको हम बोलते हैं बायोसिंथेसिस। बायोसिंथेसिस, कुछ लिखना नहीं है अभी, तो ध्यान से समझना है जैसे ऑफलाइन क्लास में चलता है। बायोसिंथेसिस। बायोसिंथेसिस क्या है, इसको बहुत अच्छे से अगर समझना है तो आपको बायोलॉजी की एक बात जिसको बोलते हैं उपापचय या चयापचय, इंग्लिश से बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, और ये
बायोलॉजी में आपको पढ़ाया जा चुका है। मानव शरीर संरचना जो टॉपिक था प्रीलिम्स में, उसमें भी बताया गया है, और मेंस में भी मानव शरीर संरचना करके टॉपिक है, एमपीपीएससी में उसमें बात किया गया था आपने। तो जैव संश्लेषण बायोसिंथेसिस के लिए अगर मेटाबॉलिज्म वाला अगर आपको कंसेप्ट पता है, चयापचय या उपापचय वाला अगर कंसेप्ट पता है, तो ये 100% क्लियर हो जाएगा। लेकिन समस्या है कि बहुत से लोगों को मेटाबॉलिज्म का कंसेप्ट नहीं पता है। तो इसलिए मैं इस जैव संश्लेषण को समझाने के लिए क्लास की शुरुआत ही किससे करता हूँ? एक ऐड से करता हूँ। जैसे आप लोग सीरियल देखते हैं ना, तो सीरियल में बीच बीच में ऐड लगा देते हैं। तो वहाँ जो ऐड लगाते हैं वो किसका लगाते हैं? तो अलग अलग कंपनियों का, कहीं कोका कोला का लगा दिए, कहीं पेप्सी का लगा दिए, कहीं आजकल क्रिकेट चल रहा है IPL, तो उसमें ड्रीम बिग, ड्रीम 11 चला रहे हैं। वो नहीं करना है आपको। यहाँ जो मैं ऐड लगाता हूँ, आपको जो नोट बताता हूँ, ये नोट ये काफ़ी काम का होता है। तो ये नोट पहले हम डालते हैं एक, और इस नोट में एक बात को समझते हैं। वो बात क्या है? जैव संश्लेषण को तो हम समझेंगे ही, इसको होल्ड पे रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, और पहले हम नोट डालकर पढ़ते हैं किसको? थोड़ा सा उपापचय को। क्या पढ़ेंगे? उपापचय। इसी को हिंदी में कई बार चयापचय भी बोलते हैं, चयापचय, और इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म। तो ये मेटाबॉलिज्म क्या है? थोड़ी सी बात हम समझते हैं। प्रत्येक जो जीव हैं, ये केवल जीवों में होगा, ध्यान रखिएगा, सजीवों में होगा, जीव में, जिसमें जान है, सजीव। तो प्रत्येक जीव में क्या होता है? जैविक पदार्थ, छोटे छोटे जैविक पदार्थ जुड़कर कुछ जटिल जैविक पदार्थ बनाते हैं, और फिर वो जटिल जैविक पदार्थ टूटकर क्या करते हैं? छोटे छोटे जैविक पदार्थ बनाते हैं। और ये सजीवों के शरीर में कंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस ये काम हो रहा है। और ये मेटाबॉलिज्म में जैसे ही गड़बड़ी आ जाती है, तो हमारे शरीर में तमाम प्रकार की बीमारियां आ जाती हैं। हमारा शरीर कई बार ऐसा होता है कि बेढंगा होने लगता है, मोटापन आने लगता है। वो सब अलग बात है, बायोलॉजी में पढ़ते हैं, अभी समझिए। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जीवों के शरीर में, सजीवों के शरीर में होने वाली प्रक्रिया है। और ये प्रक्रिया दो तरीके से होती है। तो मैं यहाँ से दो तीर निकाल रहा हूँ। दो प्रक्रियाओं का संयोग है ये, दो प्रक्रियाओं का संयोग मतलब जोड़ है। किसका? तो एक प्रक्रिया होती है उपचय, एक प्रक्रिया होती है उपचय, और दूसरी प्रक्रिया क्या है? जिसको हम बोलते हैं अपचय। उपचय और अपचय, इंग्लिश में भी कर लेते हैं बात। इसको बोलते हैं एनाबोलिज्म, इसको बोलते हैं एनाबोलिज्म, और इसको हम बोलते हैं क्या? कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म, एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म। शॉर्ट में बायो तो पढ़ नहीं रहे हैं, बस थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाए तो ये समझना आपको आसान हो जाएगा। उपचय क्या होता है समझो। तो उपचय क्या है? ऐसी जैव रासायनिक प्रक्रिया, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ऐसी, इसके बारे में समझो। ऐसी जैव रासायनिक प्रक्रिया, ऐसी जैव रासायनिक प्रक्रिया, देखो जैव रासायनिक बोल रहे हैं, जीवों में होगा, जो जिंदा है उसी में होगा, मर गया तो होगा नहीं, भले ही वो जीव है, जिंदा है तभी ये होगा। ऐसी जैव रासायनिक प्रक्रिया, और क्या इसमें लिखना है? तो ऐसी जैव रासायनिक प्रक्रिया जिसमें सरल अणु जुड़कर, जिसमें सरल अणु जुड़कर, एकदम सिंपल जो अणु रहेंगे, सरल अणु। आप पोषण, आहार, पोषक तत्व पढ़े, वहां आपको समझाया गया था। सरल अणु जुड़कर क्या करते हैं? जटिल अणुओं का निर्माण करते हैं, जटिल अणुओं का निर्माण करते हैं, जटिल अणुओं का निर्माण करते हैं। बस क्या कहते हैं लिखने की जरूरत नहीं है, क्या कहते हैं तो हम लिख ही लेंगे। उपचय क्या है? ऐसी जैव रासायनिक प्रक्रिया
जैव मतलब जीवों में हो रही है, सजीवों में हो रही है, ये बोलने की जरूरत ही नहीं है। जिसमें सरल अणु जुड़कर जटिल अणुओं का निर्माण करते हैं, उपचय कहलाता है। अब बात आती है कि इसका कुछ एग्जाम्पल है क्या? तो है एग्जाम्पल, देखो इसका एग्जाम्पल क्या है। तो इसका एग्जाम्पल बहुत से हमने बायो में बात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ सिंपल समझो कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है, पौधों के द्वारा जो प्रकाश संश्लेषण होता है, वो प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार की क्या है? उपचय की प्रक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण, हमारे शरीर में भी डीएनए का संश्लेषण होता है, बहुत कुछ है। अभी सिंपल समझ लेते हैं प्रकाश संश्लेषण कैसे, तो समझ में आएगा कि इसमें देखोगे क्या होता है, 6 CO2, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल जुड़ते हैं किसके? पानी के मॉलिक्यूल के साथ, 6 H2O के साथ, और ये दोनों मिल के हमको देते हैं क्या? तो आप देखोगे ये दोनों सरल सरल अणु हैं, और ये सरल अणु मिलकर हमको क्या बना देते हैं? यहाँ पे C6H12O6 ग्लूकोज बनाते हैं, C6H12O6 और +6O2 ऑक्सीजन निकालते हैं, यही ऑक्सीजन हम लेते हैं, अलग बात है, उसको छोड़िए। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, सरल अणु कार्बन डाइऑक्साइड और जल जुड़े और एक जटिल अणु बना दिए, C6H12O6 ग्लूकोज। ये क्या है? एक जटिल अणु है। अभी तो हम उपचय के बारे में इतना समझेंगे, क्योंकि हम बायो नहीं पढ़ रहे हैं, आपको जैव संश्लेषण मुझे समझाना था, तो एक मैंने आइडिया आपको बता दिया। अब दूसरी बात आती है कि उपचय क्या है, अपचय क्या है। तो मैं इस पेज से आगे बढ़ रहा हूँ और अगले पेज पर आके आपको समझाता हूँ कि उपचय क्या है, और फिर हम लोग बात करेंगे आगे का उपचय, जिसको मैंने क्या बोला, कैटाबोलिज्म। आज मैं वैसे भी जोखिम नहीं ले रहा हूँ, इसलिए अलग अलग पेज ले रहा हूँ। कैटाबोलिज्म, अपचय, सॉरी अपचय। अपचय क्या है? तो ऐसी जैव रासायनिक प्रक्रिया, ऐसी जैव रासायनिक प्रक्रिया, ऐसी जैव रासायनिक प्रक्रिया जिसमें, ऐसी जैव रासायनिक प्रक्रिया जिसमें क्या करेंगे, तो जटिल अणु टूटकर सरल अणुओं का निर्माण करते हैं, सरल अणुओं का निर्माण करते हैं। तो ये प्रक्रिया क्या है? निर्माण करते हैं, इसको हम बोलते हैं अपचय। अब ये कैसे? तो हमारे शरीर में भी होता है ना। देखिए हम खाना खाते हैं तो हमारे खाने में जो कुछ भी पोषक तत्व हैं, ये सारे पोषक तत्व शरीर में जा रहे हैं, और उन पोषक तत्वों से क्या हो रहा है, पहले कॉम्प्लेक्स अणु बन रहे हैं, फिर वही कॉम्प्लेक्स अणु हमारे श्वसन के द्वारा, श्वसन के समय क्या होते हैं, टूटते हैं और अलग अलग फिर से छोटे अणु बनते हैं। लगातार प्रक्रिया चल रही है। आप सूर्य को देखेंगे, आज फिर इधर एक लाइट चमक रही है, बट ठीक है, अब क्लास कर लेते हैं। तो आप देखो सूर्य में भी क्या होता है, विखंडन और संलयन होता है ना, वैसी ही चीज़ यहाँ भी है। सूर्य में भी आप देखोगे तो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ के हीलियम बना रहे हैं और फिर हीलियम टूट के हाइड्रोजन बना दे रहे हैं। ये प्रक्रिया लगातार चल रही है, नाभिकीय विखंडन और संलयन का। ठीक वही प्रक्रिया अपचय उपचय जैसी है। इसका कोई एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल हम श्वसन ही ले लेते हैं। मानव में जो श्वसन हो रहा है, ऐसे आप लोगों के एग्जाम में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाएगा। जो श्वसन होता है, ये श्वसन एक प्रकार की क्या है, अपचय कैटाबोलिज्म है। कैसे? तो देखो इसमें क्या होता है, जो हमारे शरीर में ग्लूकोज है, ये एक जटिल अणु है, और ये जटिल अणु क्या होता है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है। ये 6O2 ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटकर, भाई ऑक्सीजन शोषण करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं ना, पूरा पढ़े हैं, तो शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये टूट जाता है और फिर से क्या बना देता है, 6CO2 + 6H2O, और उसके साथ साथ यहाँ ऊर्जा निर्मुक्त करता है। उसी ऊर्जा से हमारी गाड़ी चल रही है, सजीवों की गाड़ी चल रही है। तो ये क्या है, अपचय। और उधर हमने देख लिया उपचय, एक बार फिर से देख लो। उपापचय क्या है,
तो जीवों के शरीर में होने वाली एक प्रक्रिया है जो दो प्रक्रियाओं का योग होता है, संयोग होता है। एक प्रक्रिया है उपचय, दूसरा प्रक्रिया है अपचय। उपचय की प्रक्रिया में सरल अणु जुड़ जुड़कर जटिल अणु बनाते हैं। एग्जाम्पल प्रकाश संश्लेषण हमने देखा कि 6CO2 + 6H2O मिल रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं प्लस ऑक्सीजन बना रहे हैं। ध्यान रखिएगा कि इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा निकलती नहीं है, बल्कि इसमें ऊर्जा क्या होती है, ऑलरेडी आवश्यक होती है। तो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, खैर उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। तो ये हो गया। अगला है अपचय। तो अपचय को मैंने यहाँ समझा दिया आपको कि अपचय क्या है, कैटाबोलिज्म क्या है। ऐसी जैव रासायनिक प्रक्रिया जिसमें जटिल अणु टूटकर सरल अणुओं का निर्माण करते हैं, उसको हम बोलते हैं अपचय, कैटाबोलिज्म। और एग्जाम्पल इसका क्या है, श्वसन। ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट गया और फिर से देखिए छोटे सरल अणु बना दिए। अब अगर उपचय और अपचय आपको समझ में आ गई, देखिए यहाँ ऊर्जा निकल रही है, यहाँ ऊर्जा की आवश्यकता नहीं बल्कि ऊर्जा निकलती है। इसी ऊर्जा से सजीवों की गाड़ी चलती है जो श्वसन करते हैं। अब हम इतनी अगर आपने उपचय और अपचय की बात देख लिया तो जैव संश्लेषण को समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। लगभग ऐसी ही बात है। तो ये उपापचय से जुड़ी बात का मैंने पहले यहाँ समझाया, इसमें से उपचय और ये रहा अपचय। अब फिर मैं नया पेज लूँगा और अब आपको समझाऊंगा क्या, जैव संश्लेषण। अब हम बात करेंगे जैव संश्लेषण का, तो बड़ा आसानी से आपको ये बात समझ में आएगी। जैव संश्लेषण किसको हम बोलेंगे, बायोसिंथेसिस। अब बायोसिंथेसिस क्या है, ध्यान से पहले समझो, मैं लिखवाऊंगा। कई बार क्या होता है कि लोग पहले ही लिखना शुरू कर देते हैं, खासकर जो शुरू में क्लास ज्वाइन करते हैं। शुरू में आपको नहीं लिखना है, शुरू में आपको ध्यान से समझना है। मैं खुद बोलूँगा जब लिखना होगा तो समझो। वैसे भी ऑनलाइन क्लास है, ऑफलाइन जैसा ही आपको क्लास दिया जा रहा है, तो ऑफलाइन जैसा ही पढ़ो, मत करो जल्दी कुछ भी। ध्यान से देखो, जैव संश्लेषण में बस 3 बातें दिमाग में रखो। क्या लिखोगे, विभिन्न जीवों में 3 बातें आपको दिमाग में रखना है। मैं सब लिखवा दूंगा, टेंशन मत लो। विभिन्न जीवों में, पीडीएफ भी मिल जाएगा, ध्यान से समझो पहले। विभिन्न जीवों में और क्या, जैविक ऊतकों के निर्माण की प्रक्रिया। अभी समझाऊंगा, पहले ध्यान से 3 बात समझो। जैविक ऊतकों के निर्माण की प्रक्रिया, जैविक ऊतकों के निर्माण की प्रक्रिया, विभिन्न जीवों में जैविक ऊतकों के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, जैव संश्लेषण। जैव संश्लेषण। अब आसानी से आपको ये बात समझ में आएगी। ध्यान से पहले मेरी पूरी बात सुनो। देखो, अगर विभिन्न जीव जो हैं, इन जीवों में जीव जब खाना लेंगे, कोई भी जीव जब खाना खा रहा है, फूड ले रहा है, भोजन ले रहा है, तो इस भोजन से उसके शरीर में क्या होगा, कोशिका के लेवल पे वृद्धि होगी। कोशिका से क्या होगा, ऊतकों का, आगे ऊतक, यही समूह बना के ऊतक बनाएंगे, तो ऊतकों का निर्माण होगा। या शरीर में हमारे क्या होगा, मांस, अस्थि, मज्जा, इन सब का निर्माण होगा। और ये हर एक जीव में कंटिन्यूअस हो रहा है। तो देख रहे हैं कि किसी भी जीव में जैविक ऊतकों के निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, जैव संश्लेषण। मतलब इसको देखकर आपको ऐसा लग रहा है कि सर ये कहीं कैसा लग रहा है, तो निर्माण की प्रक्रिया उपचय में हो रही थी ना, छोटे छोटे अणु मिलकर क्या कर रहे थे, एक बड़ा अणु बना रहे थे, मतलब निर्माण की प्रक्रिया थी। तो एक तरीके से एकदम उपचय जैसा है ये। अब ये बात समझाने के लिए मैं आपको पीछे थोड़ा फिर से ले चलता हूँ, जो GIF दिखा रहा था वहाँ समझाता हूँ। देखो, इस GIF में ये बेचारे चिकन हैं और ये क्या किए होंगे, तो कुछ खाए पिए होंगे, कीड़े मकोड़े जो भी खाए होंगे। तो खा के इनका शरीर, पहले देखो छोटा बच्चा है, इमेजिन कर लो कि यही बड़ा हुआ होगा, तो इतना बड़ा हो गया है बीच वाला। तो क्या हुआ है, इसके शरीर में
जैविक ऊतकों के निर्माण की प्रक्रिया कंटिन्यूअस बनती जा रही है और इसलिए तो ये इतना बड़ा हो गया है। हम भी तो ऐसा हुए हैं, छोटे से बड़े हुए हैं, जैविक ऊतकों के निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो जैविक ऊतकों के निर्माण की प्रक्रिया है इसको हम बोल रहे हैं जैव संश्लेषण एक तरीके से। और देखो यहाँ ये भाई क्या कर रहे हैं, इनका खाना है, इन्हीं का लॉलीपॉप खा रहे हैं ये। तो ये लॉलीपॉप जब खा रहे हैं, देखिए इनका शरीर भी क्या हो रहा है, शरीर में ऊतकों का निर्माण हो रहा है, शरीर में जाएगा, डाइजेशन होगा, पाचन होगा इनके शरीर में, और फिर उसमें शरीर में जो भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक चीज़ें हैं वो सारी उसमें बनेंगी, तो इनके शरीर में ऊतकों का निर्माण होगा। और इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, जैव संश्लेषण। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जैव संश्लेषण समझ में आ गया होगा। अभी वो 2 GIF बाद में बात करेंगे, पहले इतनी बात कर लो। तो जैव संश्लेषण समझ गए, पौधे भी तो यही करते हैं ना, प्रकाश संश्लेषण जब करते हैं तो उस प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से उनके शरीर में ग्लूकोज इकट्ठा हो रहा है, मतलब जैव संश्लेषण हो रहा है, उससे उनके शरीर का जो भी, उनके शरीर में जो भी चीज़ें बनती हैं वो सारी चीज़ें बनती हैं, तभी तो वो वृद्धि कर रहे हैं। तो जैव संश्लेषण आपको समझ में आ गया। अब इसमें से क्वेश्चन और एग्जाम में क्या बन सकते हैं समझो। अगर कभी पूछ लेगा कि ये क्या दर्शाती है, ये सब इसका कोई पूछे कि ये क्या दर्शाती है, प्रीलिम्स में तो घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं कि जैव संश्लेषण की प्रक्रिया क्या दर्शाती है, तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या कर रही है। तो निर्माण की प्रक्रिया है, पहली बात दिमाग में समझ लो कि ये क्या है, निर्माण की प्रक्रिया है, निर्माण होता है, विनाश इसमें नहीं होता है। और दूसरा क्या होता है, तो अक्सर पौधों वगैरह में देखोगे तो, और पारितंत्र में हम देख रहे हैं कि ऊर्जा की बात आ रही है, तो अक्सर पौधों की हम बात कर लें तो सौर ऊर्जा, या सौर ऊर्जा से क्या मिल रहा है, प्रकाश ऊर्जा। तो प्रकाश ऊर्जा को क्या कर रहे हैं, ये प्रकाश ऊर्जा को कन्वर्ट करके किसमें, रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जा रहा है। रासायनिक ऊर्जा में इसका क्या हो रहा है, रूपांतरण हो जा रहा है। तो ये आप दिमाग में रखेंगे कि प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण भी ये जैव संश्लेषण दिखा रहा है। हमने पारितंत्र में ऊर्जा पढ़ा था, ऊर्जा बहुत तरीके से मिल सकती है। तो किसी भी ऊर्जा को क्या करता है, रासायनिक रूप से तोड़कर वो क्या करता है, फूड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। रासायनिक प्रक्रिया में एंजाइम भाग लेते हैं यहाँ पर, तो इसलिए रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है ये। इतनी बात अगर समझ गए हो तो इसको मैं बोल देता हूँ, फटाफट इसको लिख लो। वैसे तो यही बातें लिखवानी है, क्या लिखना है, लेकिन फिर भी मैं एक बार बोल देता हूँ, आपको लिखना है तो लिख लो। लिखो, यही बात बोलूँगा, विभिन्न जीवों में जैविक ऊतकों के निर्माण की प्रक्रिया को ही जैव संश्लेषण कहते हैं। यह एक निर्माण की प्रक्रिया है जो सौर ऊर्जा एवं या प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। बस इतनी बात अगर समझ रहे हो जैव संश्लेषण, तो आगे जहाँ जहाँ जैव संश्लेषण बोलूँगा मैं आसानी से समझ पाओगे। चलो अगली बात अब समझते हैं, पहला पॉइंट खत्म। अब पढ़ेंगे हम लोग जैव संश्लेषण के बाद पढ़ेंगे जैव अवनमन। जैव अवनमन, या इसी को कहीं किताबों में जैव अवक्रमण लिखते हैं। जैव अवक्रमण, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में बायोडिग्रेडेशन। बायोडिग्रेडेशन। अब बड़ा आसानी से आपको ये बात समझ में आएगी, जैव अवनमन, कम होना। तो ये क्या है, एकदम उल्टी प्रक्रिया हो जाएगी किसके, जैव संश्लेषण के। जैव संश्लेषण के उल्टी प्रक्रिया होगी। कैसे, अभी समझते हैं। तो क्या लिखेंगे, जैविक पदार्थों के विघटन या वियोजन की प्रक्रिया को, यहाँ क्या लिखेंगे, जैविक पदार्थों के विघटन टूटना, विघटन या वियोजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा, जैव अवनमन, जैव अवक्रमण या अवनमन, जो आपको अच्छा लगे, बायोडिग्रेडेशन कहते हैं। देखो, जैविक पदार्थों के टूटने की प्रक्रिया को, जैविक पदार्थ शरीर में हमारे जो वसा बन जा रहा है, हमारे शरीर में जो कुछ भी चीज़ें बन रही हैं,
अगर वो टूटेंगी नहीं तो ऊर्जा कहाँ से हमको मिलेगा। हमने खाना खाया, वो खाना जब शरीर में जाके पहले तो अलग अलग जटिल कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी बनेंगी, उससे फिर वही जब टूटेगा तो क्या होगा, हमको एनर्जी मिलेगी, हमारा काम चलेगा। तो या यूँ समझ लो कि जब आप खाना खा के, समझाने के लिए टेक्निकली सही नहीं है, कि अगर हम खाना खा रहे हैं और खाना खा के कंटिन्यूस हमारा मांस बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, तो जैविक ऊतकों का निर्माण हो रहा है। फिर आप किसी कारणवश रनिंग करने लगते हैं, जिम में जाने लगते हैं, तो धीरे धीरे आपका वही जो जटिल चीज़ें बनी हुई हैं शरीर में बर्न होने लगेंगी जी, धीरे धीरे उनका यूज होने लगेगा, तो अवनमन होने लगेगा, वो कम होने लगेंगी। जैसे मैं खाना खाया हूँ, बोल रहा हूँ, तो अब क्या हो रहा है, जैव अवनमन की प्रक्रिया चल रही है, एनर्जी के रूप में मुक्त हो रही है चीज़ें, जो कुछ भी शरीर में चीज़ें हैं वो टूट रही हैं और क्या कर रही हैं, एनर्जी मुक्त हो रही है। एक समय के बाद थक जाऊंगा मैं, बोलूँगा अब नहीं पढ़ा सकता मैं। तो ये क्या है, जैव अवनमन या जैव अवक्रमण, ये क्या समझाता है, तो इस बात को समझो कि इस प्रक्रिया में क्या होता है। तो हम बोल सकते हैं कि पहली बात तो क्या है कि ये विनाश की प्रक्रिया है, निर्माण की प्रक्रिया नहीं है, इसमें विनाश हो रहा है। ठीक अपचय जैसा है, समझ रहे हो ना, उपचय अपचय इसलिए पीछे समझाया, तो अपचय जैसा है ये। तो ये क्या करता है, तो आप यहाँ लिख सकते हो कि यह प्रक्रिया पोषक तत्वों, यह प्रक्रिया, अब बोल के लिखवाने जैसा कुछ बच नहीं रहा है, फिर भी पीडीएफ तो मिल जाएगा आपको। यह प्रक्रिया क्या लिखेंगे, तो यह प्रक्रिया पोषक तत्वों या रासायनिक ऊर्जा को, पोषक तत्व जो हमने ले लिया है, पोषक तत्वों या रासायनिक ऊष्मा को, दोनों अलग अलग बातें हैं, मैंने या बोल दिया कि मतलब इनको यूज कर सकते हो आप। पोषक तत्वों या रासायनिक ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा लिखो यहाँ, रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में, ऊष्मीय ऊर्जा, गर्म होंगी चीज़ें, फिर ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में निर्मुक्तिकरण को दर्शाता है। निर्मुक्तिकरण, स्पेलिंग देख लीजिएगा, निर्मुक्तिकरण मतलब क्या होता है, निकालना, निर्मुक्त करना, निर्मुक्तिकरण को दर्शाता है। प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, तकलीफ में आएंगे आप। दर्शाता है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पोषक तत्वों या रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में निर्मुक्तिकरण को दर्शाता है, और ऑप्शन में अगर ये है तो आप क्या बताएंगे, जैव अवनमन या जैव अवक्रमण, कुल मिलाकर टूटने की प्रक्रिया है। अब इस बात को समझने के लिए थोड़ा फिर से हम चलते हैं कहाँ, जो बचे हुए 2 GIF है वहाँ आते हैं, शुरू से आ जाते हैं। देखिए पहले तो ये चिकन बेचारे खा पी के अपना शरीर बनाए और इनके शरीर में ऊतकों का निर्माण हुआ, और ये भाई साहब इनको मस्त लॉलीपॉप बना के देखिए यहाँ पे ये खा गए। इनके शरीर में देखिए फिर से क्या हो गया, इनके शरीर में भी ऊतकों का निर्माण हो गया है। थोड़े समय बाद इतना शरीर में इनके ऊतकों का निर्माण हो गया है कि इनकी हालत ऐसी हो गई है, देखिए बहुत ऊतकों का निर्माण हो गया है। अब ये चाह रहे हैं उसको कम करना, बर्न करना, इसलिए ये 2 GIF अलग से लगाया। अब ये इसको बर्न करना चाह रहे हैं, तो ये दौड़ रहे हैं ना, तो ये दौड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे इनके शरीर में डिग्रेड हो रही हैं जैविक ऊतक, उसमें क्या हो रहे हैं, जो कुछ भी जमा हुए पदार्थ हैं वो डिग्रेड हो रहे हैं। और डिग्रेड होते होते अगर मान लीजिए ये आजकल प्लास्टिक सर्जरी का ज़माना है, बाद में बढ़िया फिजिकल अपना बना के ये ऐसा हो जाएंगे, देखिए ऐसे डांस करेंगे। इस समय इनका क्या हो गया है, पर्याप्त मात्रा में जैव अवक्रमण हो गया है, जैव अवनमन हो गया है। तो ये क्या है, एक विनाश की प्रक्रिया है शरीर में, और ये दोनों जरूरी है। केवल निर्माण की प्रक्रिया से ज़िंदगी नहीं चलेगी, ज़िंदगी में विनाश की प्रक्रिया भी बहुत ज़रूरत है। हमारा पूरा जीवन ही क्या है, निर्माण और विनाश पर आधारित है। सूर्य देव हैं, हमारे हैं, देवता मानते हैं, हमें प्रकाश दे रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं। उनके शरीर में भी हाइड्रोजन और हीलियम का कंटिन्यूअस संलयन विखंडन हो रहा है, और ऐसा नहीं होगा तो उनका जीवन भी नहीं चलेगा, वो भी ख़त्म हो जाएंगे, और फिर उनके ख़त्म होने से तो हम ख़त्म हो ही जाएंगे। खैर एक समय के बाद वो ख़त्म होंगे भी, वो आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। चलिए, तो 2 बातें हमने 4 बातों में समझ लिया। जैव अवनमन
में लिखना है तो क्या लिखवाना है, यही बात तो बोलना है मुझे। लास्ट में एक मैं यहाँ पीपीटी भी दिखा दूंगा, आप वहाँ से भी चाहो तो लिख लेना, मैं लिखवा भी नहीं रहा हूँ, आगे बढ़ता हूँ। अब दो बातें और पढ़नी है। एक बात क्या है, जैव भार। एक बात क्या है, जैव भार। इसमें बड़ा लोग कंफ्यूज रहते हैं। बायोवेट, इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे क्या, बायोवेट। अब समझो यहाँ पे ध्यान से, बायोवेट में क्या बोलोगे। तो जैव भार में सबसे पहले कुछ बातें आपको दिमाग में रखनी है। क्या, किसी विशेष पारितंत्र, हमने विभिन्न प्रकार के पारितंत्र पढ़े हैं, चाहे झील पारितंत्र हो, चाहे उष्णकटिबंधीय वन की बात हो, चाहे घास क्षेत्र हो, कोई भी किसी विशेष पारितंत्र, किसी विशेष पारितंत्र, अभी क्लियर है ना। हाँ, थोड़ा बहुत उधर लाइट अगर चमक रही होगी तो उसको अभी हटाओ। जो लिख रहे हैं ये क्लियर होना चाहिए बस, अभी कुछ सेटिंग करने नहीं जा रहा हमें। किसी विशेष पारितंत्र, कोई एक विशेष पारितंत्र ले लेंगे, तो किसी विशेष पारितंत्र में, पहले कीवर्ड समझो फिर समझा रहा हूँ। किसी विशेष पारितंत्र में किसी विशेष समय में भी लेकर आओ, किसी विशेष समय, किसी विशेष समय, ये बहुत जरूरी है। समय, हर समय में एक जैसा जैव भार का निर्माण नहीं होगा। बारिश के दिनों में अगर हम घास क्षेत्र की देखें तो बहुत तेजी से उनका जैव संश्लेषण होगा, बहुत तेजी से वृद्धि करेंगे। सर्दी के दिनों में उतना तेजी से वृद्धि नहीं होगा, गर्मी के दिनों में भी शायद उतने वृद्धि तेजी से नहीं होगा। तो इसलिए हमको विशेष समय लगाना बहुत ज़रूरी है, किस समय से किस समय में। वैसे भी आप लोग सिंपल पढ़ते हैं कि 1921 में, 1911 में जो भारत की जनसंख्या होगी, क्या वही जनसंख्या आज भी है? नहीं है ना। इसलिए एक विशेष समय लगाना हमको बहुत ज़रूरत है, और ये बात पीछे हम लोग काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। किसी विशेष समय में जीवों द्वारा निर्मित संपूर्ण जैव संश्लेषण की क्रिया, क्या लिखेंगे, जीवों द्वारा निर्मित, जीवों द्वारा, अब जीवों में आप समझ लीजिएगा वनस्पति भी आएंगे, ठीक है ना। जीवों द्वारा निर्मित, जीवों द्वारा निर्मित संपूर्ण जैव संश्लेषण की क्रिया, या ऐसे लिखिए, जीवों द्वारा संपूर्ण, थोड़ा सेंटेंस को सही कर लेते हैं, जीवों द्वारा संपूर्ण जैव संश्लेषण की प्रक्रिया में, संपूर्ण जैव संश्लेषण की प्रक्रिया में, संश्लेषण की प्रक्रिया में निर्मित कुल भार को, निर्मित कुल भार को क्या कहा जाता है, कुल भार को लिख के डैश लगा दिया, आप समझ जाएंगे, जैव भार कहते हैं। किसी विशेष पारितंत्र में, किसी विशेष समय में आप प्रति इकाई क्षेत्रफल भी डाल सकते हो। यहाँ वो उत्पादकता पढ़ाऊंगा तो ऑटोमेटिक क्लियर फिर से हो जाएगा। तो किसी विशेष समय में जीवों द्वारा संपूर्ण जैव संश्लेषण की प्रक्रिया में निर्मित कुल भार को हम क्या बोलते हैं, जैव भार। अब बात आती है कि ये जो जैव भार है इसमें क्या क्या शामिल किया जाए, क्या क्या शामिल नहीं किया। तो ध्यान रखिएगा, जैव भार मतलब शरीर, जैसे मान लीजिए किसी पारितंत्र में, मान लीजिए कि ये रूम का एक पारितंत्र हम लोग बना लेते हैं कृत्रिम तौर पे, इसमें 10-12 लोग हैं, हम लोगों को 5 दिन का समय दे दिया जाता है, खा पीकर शरीर में ऊतकों का निर्माण कर रहे हैं। तो 5 दिन में टोटल कितना हमारा जैव भार बन गया है, कितना भार बन गया शरीर में, कितना द्रव्यमान हमारे शरीर में ठोस द्रव गैस का कितना निर्माण हो रहा है, ये क्या जैव भार। यहाँ पे मतलब भार हम बोल देंगे, जितना निर्माण हुआ है उसी को बोलेंगे जैव भार। इसमें क्या क्या शामिल किया जाता है, ये बड़ा काम की चीज़ है, ध्यान रखिएगा। इनमें निम्नलिखित को शामिल किया जाता है, निम्नलिखित को भी शामिल किया जाता है। अब मैं यहाँ पे बोल दिया, इसमें निम्नलिखित को भी शामिल किया जाता है। किसको किसको, तो जीवों की अगर हम बात करें, मतलब जो जंतु हैं, तो उन जंतुओं के मांस को, पौधों में भी मांस बनता है, ध्यान रखेंगे, बस वो बोलने का तरीका अलग है, मांस। उसके साथ साथ इसमें अस्थि, अस्थि के साथ उनके शरीर में जो जल है, संपूर्ण हर चीज़ को इसमें शामिल करेंगे। मैं कुछ लिख देता हूँ, जल,
स्पेशल नाखून, दांत इत्यादि को, जितनी भी चीज़ें हैं सबको सम्मिलित किया जाता है। ये ध्यान रखेंगे आपको, मतलब हर चीज़ को इसमें सम्मिलित किया जाएगा जैव भार में। शरीर में जो जल की मात्रा है उसको भी इसमें गिना जाता है जैव भार में। आगे हम देखेंगे जैव द्रव्यमान में जल की मात्रा को हटा देंगे। बट इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई जैव भार क्या है, तो बस इतना आपको दिमाग में रखना है, किसी विशेष पारितंत्र में जितने भी जीव पाए जाएंगे, घास पारितंत्र में चले जाओ, जितने भी वहाँ पे घास हैं, जितने भी उसमें और भी मेढक हैं, बाकी जितने भी जीव हैं, वो सारे जीव क्या कर रहे हैं, जैव संश्लेषण उनके शरीर में हो रहा है। तो जैव संश्लेषण से टोटल जो वहाँ पे जैव भार बना है, पादपों का कितना बना है, जंतुओं का कितना बना है, सारा अगर आप कहीं से कैलकुलेट कर लेते हैं, और आज वैज्ञानिक विधि से सब कुछ लगभग कैलकुलेट कर लिया जाता है, प्रति एकांक क्षेत्रफल का निकाल के मान लिया जाता है कि टोटल क्षेत्रफल में कितना बन रहा है, गुणा करके निकाल लिया जाता है। वो आगे हम उत्पादकता में देखेंगे। तो टोटल जो निकाल लेंगे, सबका जो भार निकाल लेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, जैव भार। और हर एक जीव के शरीर में हर चीज़ को उसमें शामिल किया जाएगा। इवन शरीर में जो जल है, अस्थि है, नाखून है, दांत है, सबको उसमें शामिल किया जाएगा। तो ये है जैव भार। अब अगर जैव भार आपको समझ में आ गया तो लास्ट का टॉपिक जो है इसको भी देख लेते हैं, और ये क्या है, जैव द्रव्यमान। अगला टॉपिक जो है वो क्या है, जैव द्रव्यमान। कई लोग इन दोनों को एक ही तरीके से समझते हैं कि जैव द्रव्यमान और जैव भार एक है, बट अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इंग्लिश में बायोमास बोलते हैं। अब बायोमास क्या है तो समझो, इसमें क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको ये तो डेफिनेशन ही पहले देख लो, उसके बाद बात करते हैं। डेफिनेशन में क्या तो लिखोगे, किसी विशेष पारितंत्र में, फिर वही बात, किसी विशेष पारितंत्र में, किसी विशेष पारितंत्र में, किसी विशेष पारितंत्र में, किसी विशेष समय, फिर वही बात, किसी विशेष समय को आपको लेना ही है, किसी विशेष समय, विशेष समय क्लियर है ना, हाँ विशेष समय अभी जो समझाया आगे पीछे कि एक विशेष लिमिटेड टाइम में देखेंगे कि कितना बना है, किसी विशेष समय, आगे और क्लियर होगा उत्पादकता पढ़ेंगे तो, किसी विशेष समय। और मैं यहाँ पे इस बार लिख देता हूँ कि समय एवं प्रति एकांक क्षेत्रफल में, वहाँ भी लिख सकते थे प्रति एकांक क्षेत्रफल में। निकालने का यही तरीका है कि एकांक क्षेत्रफल में निकाल लेंगे, 1 मीटर में, 1 सेंटीमीटर में, 1 मिलीमीटर में गणना कर लेंगे, और फिर टोटल क्षेत्रफल से गुणा करके मान लेंगे कि हाँ इतना बन रहा है। वो आगे देखेंगे, किसी विशेष समय एवं प्रति एकांक क्षेत्रफल में, प्रति एकांक क्षेत्रफल में। और फिर आगे क्या लिखेंगे, वही बात, एक जीवित पदार्थों में, जीवित पदार्थों के कुल शुष्क भार को, जीवित पदार्थों के, तो वैसे भी जीवित पदार्थ की यहाँ बात हो रही है, हिंदी देख लीजिएगा, थोड़ा जीवित का गलत हो गया है। जीवित पदार्थों के कुल शुष्क भार को, कुल शुष्क भार को क्या कहते हैं, जैव द्रव्यमान कहते हैं, जैव द्रव्यमान कहते हैं। अब बात आ रही है कि इसमें क्या क्या शामिल किया जाता है। तो शुष्क भार बोला जा रहा है ना, तो आप दिमाग में एक चीज़ यहाँ बना के रखो, ये स्टार बना के लिख लेना कहीं ऐसे, क्या कि जैव द्रव्यमान का मतलब क्या होता है। तो जैव द्रव्यमान बड़ा आसान, दिमाग में बस ये रख लो कि जब जैव भार में से, जब जैव भार में से, जब जैव भार में से जल को घटा दो, शरीर में जो भी जल पाया जा रहा है, जीवों के शरीर में जो भी जल पाया जा रहा है, उस जल को क्या कर दो आप, हटा दो। तो जल को जब हटा दोगे तो जो भी बनेगा उसको हम क्या बोल देंगे, जैव भार। लेकिन एक बात मैं आपको और यहाँ बता दूँ, शुष्क भार का मतलब ही यहाँ पे क्या हो रहा है, जल रहित भार। ध्यान रखिएगा, शुष्क भार मतलब जल रहित भार। लेकिन एक बात और आपको यहाँ दिमाग में रख लेना है कि जैव द्रव्यमान में कुछ चीज़ों को शामिल नहीं किया जाता है। और किसको शामिल नहीं किया जाता है, तो इसमें देखो जल को तो शामिल नहीं किया जाता है, पहले बता दिया, इसलिए मैं पीछे बताया क्या क्या शामिल किया था। इसमें जल नहीं शामिल किया जाएगा, मांस अस्थि तो सब किया ही जाएगा।
जल नहीं किया जाएगा, उसके साथ साथ दांत नहीं करते हैं इसमें शामिल, इसमें बाल को भी शामिल नहीं करते हैं। उधर उस जैव भार में तो सब कुछ कर रहे थे, यहाँ दांत को शामिल नहीं करेंगे, बाल को शामिल नहीं करेंगे, इवन नाखून को भी शामिल नहीं करते हैं। ये तो जीवों की बात हो गई, जंतुओं की बात हो गई। पादपों में भी ऐसे कुछ विशेष जो संरचनाएं हैं उनको शामिल नहीं किया जाएगा, वैसे तो उनका पूरा ले लिया जाता है। तो ये क्या है? जैव द्रव्यमान। एक बार फिर समझ लो, जैव द्रव्यमान का मतलब क्या है? किसी विशेष पारितंत्र में किसी विशेष समय एवं प्रति एकांक क्षेत्रफल में जीवित पदार्थों के कुल शुष्क भार, शुष्क भार मतलब क्या? जल रहित भार, शुष्क भार को जैव द्रव्यमान कहते हैं। और सिंपल समझने की बात यह है कि जैव द्रव्यमान निकालना है अगर, और जैव भार पता है, तो उस जैव भार में से जल को घटा दो, जो भी बचेगा उसको हम क्या बोल देंगे? शुष्क भार बोलेंगे, या वही क्या बन जाएगा? जैव द्रव्यमान बन जाएगा। बट केवल जल के अलावा मैं थोड़ा सा आपको और हिंट दे रहा हूँ कि केवल जल भले ही हम लिखते हैं, लेकिन उसमें से दांत, बाल, नाखून इत्यादि जैसी कुछ चीज़ों को भी जैव भार में से हटाते हैं तो जैव द्रव्यमान निकल जाता है। 4 ये पद आपको बार बार सुनने को मिलेंगे पारितंत्र में, जब भी उत्पादकता पढ़ेंगे आगे, और पर्यावरण में भी कई जगहों पर ये बातें सुनने को आपको मिलेंगी। और इसलिए ये 4 बातें आपको जानना बहुत ज़रूरी है और इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। एक बार मैं आपको फटाफट सारी बातों पे नज़र दौड़वा देता हूँ। देखिए, हमने जैव संश्लेषण पढ़ना चाहा, बट उससे पहले मैंने ऐड डाला, नोट एक लाया। उस नोट में पहले मैं बोला कि उपापचय समझ लोगे अगर तो बात बनेगी। उपापचय मैंने आपको बताया कि शरीर में क्या है, कैसे, अब पीछे जाके देखो। उसके बाद मैंने उपापचय में से उपचय के बाद अपचय को समझाया। अपचय के बाद हमने जैव संश्लेषण को समझा। जैव संश्लेषण के बाद हमने जैव अवनमन या जैव अवक्रमण जो है इसको हमने समझा। और उसके बाद हमने फिर क्या किया? जैव भार को समझा। जैव भार के बाद हमने क्या किया? जैव द्रव्यमान को समझा। और ये 4 पद ही इस क्लास में समझने थे। वैसे भी समय ज़्यादा हो गया है, रात का समय है। इतने बात में अगर किसी को कोई समस्या हो तो पूछो। नोट्स ऐसे आप ऐसे भी नोट में लिख के बना सकते हो, अदरवाइज तो आपको पीडीएफ में देने के लिए बोल ही रहा हूँ ना। अभी यहीं दिखा देता हूँ पीडीएफ। उससे पहले एक क्वेश्चन, उसके बाद पीडीएफ की बात करेंगे। एक क्वेश्चन आपको मैं यहाँ बोल रहा हूँ और आप लोग सॉल्व करके देखो कि ये क्वेश्चन आप आसानी से कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। क्वेश्चन क्या है? प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण को निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाएं संबंध दर्शाती हैं? निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाएं या प्रक्रियाएं, जो भी आपको अच्छा लगे, प्रक्रियाएं संबंध दर्शाती हैं या संबंधित हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, संबंध दर्शाती हैं। ऑप्शन सिंपल ABC करके दे लेते हैं। ए में क्या है? ए में इसमें ऑप्शन रहेगा जैव संश्लेषण। अभी आप चेक करो अपने आप को कि आप आंसर दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो। थोड़े क्वेश्चन ऐसे आ जाए तो जैव संश्लेषण, उसके बाद लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण। थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया जा रहा है कि आप आसानी से समझें बात को। प्रकाश संश्लेषण। और तीसरी बात क्या है? जैव अवनमन। और उसके बाद क्या है? जो डी वाला रहेगा, ये A, B, C और डी वाला लिख लो। डी वाले में लिख लो कोई नहीं, इन उपरोक्त में से कोई नहीं या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर दीजिए आप लोग, क्या आंसर बनेगा? अच्छा, इतने से आंसर नहीं बनेगा, ठीक है। रिपीटेड क्लास है ना, इसलिए बोल रहे हो बेटा, अदरवाइज नहीं बोलते। कूट देना पड़ेगा इसमें,
अब कूट क्या देना पड़ेगा, तो आपको मैं ABCD यहाँ दे दिया हूँ ना, ये गड़बड़ हो गया है। अब ABCD यहाँ पे मुझे नहीं करना था, ये 1, ये है 2, ये है 3, अब ये तो खुद ही समझ जाओ, और ये है 4, D नहीं है, क्योंकि बिना कूट का ये क्वेश्चन हल ही नहीं होगा। उस दिन कोई नहीं बताया था, आज सब बता रहे हो कि कूट दीजिए। देखो कूट A में क्या है, जो कूट देंगे, ऐसे क्वेश्चन MPPSC भी पूछ रही है, पिछले एग्जाम में पूछा और फिर आगे भी पूछेगी, ध्यान रखिएगा। UPSC में भी, UPSC में तो मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही रहते हैं, आप देखे होंगे। तो केवल एक A में लिख लेते हैं, केवल एक। दूसरा B में लिख लो, केवल 1 और 2। B में लिखो केवल 1 व 2। C में लिख लो, C में लिख लो केवल 1 और 3। C में लिख लो केवल 1 और 3, 1 व 3। और D में लिख लो यहाँ, बट समस्या ये है ना कि यहाँ पे कोई नहीं भी तो दिया था मैं, ये कथन ही इसमें केवल क्या रहेंगे, 3 रहेंगे, तभी तो क्वेश्चन बनेगा। हाँ ठीक है। अब लास्ट में लिख लो, D वाले में लिख लो कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ क्वेश्चन क्या बनेगा इसका। अभी अगर आपने ध्यान से क्लास पढ़ा, हाँ मैक्सिमम सब लोग आंसर ठीक दे रहे हो, इसका सही आंसर क्या होगा, B वाला केवल 1 और 2। देखो जैव संश्लेषण निर्माण की प्रक्रिया है, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, और प्रकाश संश्लेषण भी प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्जन बता रहा है। जैव अवनमन अभी पीछे पढ़ाया, उसमें जाके देखोगे तो इसमें कुछ अलग चीज़ ही हमने देखा क्या दर्शाती है, वो जाके वहाँ से रिवाइज कर लो। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी बन सकते हैं। क्वेश्चन तो खैर हम लोग करेंगे जब चैप्टर खत्म होगा तब। अब बात आती है, आज की क्लास तो हमने यहाँ ख़त्म कर लिया। अब एक बार मैं आपको वो PDF या PPT दिखा देता हूँ, तो आप उसको अपने लेवल पे समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा अगर आपको देखना है तो 1 मिनट में इसको आगे बढ़ा के PPT खोल के आपको बताता हूँ। चलो तो देखो क्लियर कट वही बातें लिखी हैं। जैव संश्लेषण का विभिन्न जीवों में जैविक उत्तकों के निर्माण की प्रक्रिया को जैव संश्लेषण कहते हैं। यह प्रक्रिया सौर ऊर्जा अथवा प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण को प्रदर्शित करती है। जैव अवनमन में देखो जैविक पदार्थों के विघटन एवं वियोजन की प्रक्रिया को जैव अवनमन कहते हैं। यह प्रक्रिया पोषक तत्वों अथवा रासायनिक ऊर्जा की ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में निर्मुक्तिकरण को प्रदर्शित करती है। और दूसरा अगला वाला देख लो 2 मिनट में, थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं, वैसे ज़रूरत है नहीं। देखो जैव भार वही बातें लिखी हैं, किसी विशेष पारितंत्र में किसी विशेष जीवों द्वारा, किसी विशेष पारितंत्र में किसी विशेष समय है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ लिखा है, किसी विशेष समय में जीवों द्वारा संपूर्ण जैव संश्लेषण की प्रक्रिया में निर्मित होने वाले भार को जैव भार कहते हैं। इसके अंतर्गत मांस, अस्थि, जल, नाखून, बाल, दांत इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है, सब कुछ सम्मिलित किया जाता है। और जैव द्रव्यमान में क्या है, बायोमास में किसी विशेष पारितंत्र में किसी विशेष समय एवं प्रति इकाई क्षेत्र में, देखिए विशेष यहाँ गलत है और ये क्षेत्र गलत है, वो आप लिख लीजिएगा। जीवित पदार्थों के कुल शुष्क भार, जल रहित भार को जैव द्रव्यमान कहते हैं। जैव भार, जब जैव भार में से जल, दांत, बाल, नाखून इत्यादि को हटा दिया जाता है तो जैव द्रव्यमान प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से हमने ये 4 पद समझ लिया। आज की क्लास को अब यहीं विराम देते हैं, कल की क्लास में मिलते हैं। लेक्चर 16 चल रहा है ना, हाँ तो लेक्चर 16 पे हम लोग आएंगे। और अब थोड़ा बहुत ही कुछ बचा हुआ है, ख़त्म ही होगा ये। इसका जो एक पार्ट 3 का जो आपका क्वालिटी इशू आ रहा है वो फिर हम लोग किसी दिन क्लास में रिवाइज करेंगे। और रिवाइज वाला मैटर, जो रिवाइज वाला मैटर रहेगा उसको आपको एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिया जाएगा, और दूसरा जो बेकार क्वालिटी वाला है उसको हटा देंगे या फिर उसको भी रहने देंगे, आपकी मर्जी है। चलो तो मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में।
अब सबको गुड नाइट, अब सबको गुड नाइट। और अब मीठे सपने में, स्वीट ड्रीम में, स्लो मोशन में तो समय नहीं है, फास्ट मोशन में डूबो। ठीक है, ओके, थैंक यू।